गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग देख रहे हैं ज्योग्राफी और वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड 3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन वर्ल्ड ज्योग्राफी। नंबर 1 यूनिवर्स, सेकंड सोलर सिस्टम, नंबर 3 मोशन ऑफ द अर्थ। तो हम लोगों ने क्या किया है, ये 3 टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं और हम एक अगला जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डिस्कस करने जा रहे हैं, उसका नाम है इमेजिनरी लाइंस। इसमें हम देखेंगे व्हाट इज़ अ ग्लोब and what is the longitude and what is the latitude। इसके अलावा हम देखेंगे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंटरनेशनल डेट लाइन और इंटरनेशनल टाइम जोन। इन सबको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो आज हमें क्या क्या देखना है आज के टॉपिक में। अच्छा, ये चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर क्या है, ये 4 है। हम लोग 3 कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो वहाँ पे आपको इससे पहले के लगभग सारे वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं आज हम लोगों को क्या क्या डिस्कस करना है। इतने टॉपिक हम लोग क्या करेंगे, आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है। आज हमें देखना है ग्लोब क्या है, व्हाट इज लैटिट्यूड लाइंस, व्हाट इज लॉन्गिट्यूड लाइंस, इंटरनेशनल टाइम एंड डेट लाइन और देखेंगे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो आज कुल मिला के हमें इसमें 1 2 3 4 और ये 5 टॉपिक हमें डिस्कस करने हैं और ये सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल हैं। चाहे आप यूपीएससी दे रहे हो, चाहे पीसीएस दे रहे हो, चाहे स्टेट की कोई सर्विस दे रहे हो। बेसिकली यूपीएससी में और पीसीएस में इनका काफ़ी स्कोप बनता है। अगर आप डीएसएसबी, पीजीटी, टीजीटी जा रहे हो और आपने ज्योग्राफी रखा हुआ है तो भी आपको आज थोड़ा सा लाभ मिलेगा इस वीडियो से। तो देखते हैं 1 बाय 1, ठीक है। देखते हैं कि ग्लोब क्या है। ग्लोब इज़ अ 3 डायमेंशनल स्फीयर मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब क्या है? ग्लोब पृथ्वी की एक गोलाकार संरचना है जो हमें पृथ्वी की सटीक जानकारी देती है। वही क्या है? ग्लोब है। देख लेते हैं। जैसे ये ग्लोब है। अब देखो इसमें सारी की सारी जितनी भी इमेजिनरी लाइंस हैं, चाहे वो लैटिट्यूड हो गए, चाहे वो लॉन्गिट्यूड हो गए, इनकी हमें एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन ग्लोब से हमें मिलती है। तो ग्लोब ही क्या है? ग्लोब इज अ 3 डायमेंशनल स्फीयर मॉडल ऑफ द अर्थ ही ग्लोब है। तो ग्लोब समझ में आया? ठीक। ग्लोब बेसिकली किस लिए है? ये हमें अर्थ की दूरी की सटीक इंफॉर्मेशन दे सकता है, क्योंकि जितने भी लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड हैं ये फिक्स दूरी पर हैं। लॉन्गिट्यूड में तो डिस्टेंस चेंज होता है। जैसे यहाँ पे एक भूमध्य रेखा के पास 111 किलोमीटर 32 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जबकि पोल्स पे जाएंगे तो इनके बीच की दूरी 0 भी हो जाएगी। लेकिन जितने भी अक्षांश हैं, जितने भी लैटिट्यूड्स हैं, वो सारे के सारे पैरेलल हैं और इक्वल दूरी पर हैं, ठीक है। देखते हैं। पृथ्वी की गोलाकार मॉडल संरचना को ही क्या कहा गया है? ग्लोब कहा गया है, ठीक है। लैटिट्यूड लाइंस क्या होगी? अक्षांश रेखा। तो एक बार देख लेते हैं कि अक्षांश रेखाएं होती क्या हैं। ठीक। भूमध्य रेखा इसे बोलते हैं
ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर, ठीक है। अब लैटिट्यूड लाइंस है क्या? लैटिट्यूड लाइंस को समझते हैं। लाइन दैट्स आर पैरेलल विद ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर नोन एज लैटिट्यूड लाइंस। इसके अलावा भी इसकी कुछ डेफिनेशंस है, वो देख लेते हैं। अच्छा, हम देखते हैं डेफिनेशन किसकी? लैटिट्यूड की। तो लैटिट्यूड की डेफिनेशन देखो क्या है। इट इज एन एंगुलर डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑफ अर्थ सरफेस नॉर्थ ऑफ साउथ ऑफ इक्वेटर मेजर इन द रेफरेंस टू द सेंटर ऑफ अर्थ इज मेजर्ड इन डिग्री मिनट्स एंड सेकेंड। देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इट इज एन एंगुलर डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑफ अर्थ सरफेस। हम कहीं भी, ये हमारा ग्लोब है, ये हमारी अर्थ है, हम कहीं भी एक पॉइंट ले लें, चाहे उत्तर में चाहे दक्षिण में। एक पॉइंट मैंने ये ले लिया और एक पॉइंट मैंने ये ले लिया। इसने क्या कहा? इट इज एन एंगुलर डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑफ अर्थ सरफेस नॉर्थ और साउथ ऑफ इक्वेटर। कहीं भी कोई पॉइंट ले लिया, कहीं भी ले सकते हैं हम लोग। measured in the reference to the center of earth, measured in the reference to the center of earth। अब मान लेते हैं कि अर्थ का सेंटर ये है, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, यहां से एक अर्थ के सेंटर पे लाइन खींचूंगा, ये हो गई, ये हो गया। अब होना क्या है कि अब देखो, ये जो मेरे पास में एक एंगल निकल के आया, ये एक एंगल बनेगा ना, ये एंगल बनेगा जितने डिग्री का ये एंगल है। मान लिया मोटा मोटा ये 30 डिग्री का एंगल है। 30 डिग्री के एंगल से जब मैं यहां से मेजर करके लाइन ड्रॉ करूंगा तो मुझे यहां पे ये क्या मिल गया? 30 डिग्री लैटिट्यूड लाइन। देखो, इट इज एन एंगुलर डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस नॉर्थ और साउथ ऑफ इक्वेटर मेजर्ड इन रेफरेंस टू द सेंटर ऑफ अर्थ। मैं यहां से केंद्र पर एक क्या खींचूंगा? केंद्र पर मैंने एक खींची लाइन, और वही क्या हो जाएगी आपकी लैटिट्यूड लाइन। कितने डिग्री पे है तो मुझे अब करने की जरूरत नहीं है, मैं इसको 30 डिग्री मान लूंगा और ये एक्यूरेट होगी, ठीक है। ऐसे ही अगर हमें ये देखनी है, अब देखो इसका जो पॉइंट है वो इससे थोड़ा सा ब्रॉड है। अगर मैं यहां कर दूंगा तो ये 90 डिग्री आ जाएगा ना पूरा, ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अगर अब मैं देखूं तो 90, इट मींस ये 45 से तो ज्यादा है अप्रॉक्स। अगर मैं इस तरीके से अब एक लाइन ड्रॉ करूंगा, इसे ले जाते हुए, इससे एकदम टच करते हुए ये मैं लाइन लेके गया, तो मुझे लगता है कि ये 55 डिग्री के आसपास में होगा। तो ये हमारा एंगल कितना आ गया? 55 डिग्री। तो लैटिट्यूड लाइन समझ में आई। इट इज एन एंगुलर डिस्टेंस ऑफ नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर मेजर इन द रेफरेंस टू द सेंटर ऑफ अर्थ। measure to the reference of center of earth. It is in measured degree, minutes and seconds। ये बात समझ में आई। अब देखो इसको हिंदी में देख लो। अब जैसे कि नॉर्थ में अगर मैं ले लूं तो भी वही बात आनी है। देखो कैसे, 90 डिग्री ये, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हमें क्या मिलेगा? 90 डिग्री मिल जाएगा ना, कि यहां भी रहेगा तो भी और यहां भी रहेगा तो भी। क्लियर है? ठीक, देख लो हिंदी में। भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण, भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण हमने कोई बिंदु ले लिया। किसी बिंदु से पृथ्वी के केंद्र पे हमने किसी बिंदु से पृथ्वी के केंद्र पे केंद्र की कोणीय माप, किसी बिंदु से पृथ्वी के केंद्र की कोणीय माप, किसी बिंदु से पृथ्वी के केंद्र की कोणीय माप क्या कहलाएगी? अक्षांश रेखाएं कहलाएंगी। इसके अलावा डेफिनेशन और क्या बन जाएगी इसकी?
अक्षांश रेखाओं की। वे रेखाएं जो भूमध्य रेखा के समानांतर होंगी, वे रेखाएं जो भूमध्य रेखा के समानांतर होंगी, वे रेखाएं क्या कहलाएंगी? अक्षांश रेखाएं कहलाएंगी। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जो कि अक्षांश रेखाओं के तहत आती हैं। तो अगला हमें क्या देखना है? हाँ 98, अरे डिग्री यही है। अब हमें क्या देखना है? इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड लाइंस। अब इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड लाइंस क्या है? नंबर 1 इक्वेटर। इक्वेटर कहाँ पे है? 0 डिग्री। इट डिवाइडेड द ग्लोब इनटू 2 पार्ट, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। यह पृथ्वी को 2 भागों में, 2 बराबर भागों में बांटता है। देखो कैसे, ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, यानी 0 से 90 डिग्री इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर नोन एज उत्तरी गोलार्ध। ठीक, अब देखो दक्षिणी गोलार्ध में क्या है। इसे बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। इसको बोल देते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर, और इसको बोल देते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। उत्तरी गोलार्ध क्या है? 0 से भूमध्य रेखा से 90 डिग्री उत्तर में उत्तरी गोलार्ध, भूमध्य रेखा से 0 डिग्री से 90 डिग्री तक दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध। इस तरीके से इक्वेटर डिवाइड इनटू होल अर्थ इनटू 2 पार्ट, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। तो उत्तरी गोलार्ध क्या है, दक्षिणी गोलार्ध क्या है, समझ में आया? अब देखो, सबसे पहला हमारा प्रमुख लैटिट्यूड या सबसे पहली प्रमुख अक्षांश रेखा हमारी भूमध्य रेखा है। तो देखो, भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर। सबसे पहली हमारी इंपॉर्टेंट लाइन क्या हो गई? इक्वेटर। नंबर 2, दूसरी हमारी इंपॉर्टेंट अक्षांश रेखा हो जाएगी 23.5 डिग्री। इसको बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। कर्क रेखा, कैंसर। 20, ये 0 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री है। थर्ड हमारी मकर रेखा। मकर रेखा क्या है? कैप्रिकॉन। 23.5 साउदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। 1 2 3 हमें इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड लाइन मिल गई। अब देखो अगला है 66.5 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आर्कटिक सर्किल। नंबर 4, आर्कटिक सर्किल। नंबर 5, अंटार्कटिका। ये है साउथ में।
ठीक। अब देखो हमारे 5 लैटिट्यूड लाइंस हो गई। अब छठा कौन सा है? 90 डिग्री इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड 19 डिग्री इन साउदर्न हेमिस्फीयर। देखो छठी 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव और 7वीं हो जाएगी दक्षिणी ध्रुव। यानी 90 डिग्री इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और 90 डिग्री इन साउदर्न हेमिस्फीयर। इस तरीके से जो हमारी प्रमुख अक्षांश रेखाएं हो गई वो कितनी हो गई? 9 रेखाएं हो गई। और ये आपसे प्रश्न पूछ लेता है। नंबर 1 भूमध्य रेखा, नंबर 2 कर्क रेखा, नंबर 3 मकर रेखा, नंबर 4 आर्कटिक रेखा, नंबर 5 अंटार्कटिक रेखा, नंबर 6 उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। इस तरीके से ये फेमस लैटिट्यूड लाइंस हैं। अब हम इनका डिग्री डिफरेंस भी देखेंगे और इनकी कुछ विशेषताएं देखेंगे। अब क्या देखेंगे? अभी तक हमने देखा कितनी रेखाएं हैं, अब हम देखेंगे इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो देख लेते हैं। फीचर्स ऑफ लैटिट्यूड लाइंस। ठीक है, तो देख लो इनके फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं, पहले डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, 0 से 90 डिग्री इधर और 0 से 90 डिग्री इधर, तो टोटल लैटिट्यूड लाइंस क्या हो जाएंगी? देखो कुल अक्षांश रेखाएं नंबर 1 90 प्लस 90। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो 90 डिग्री एक से 1 डिग्री से इधर तक 90 और 1 डिग्री से इधर तक 90, ये कितने हो गए? 90 90 180। लेकिन इस 0 से भी तो एक इधर जाओगे और इस 0 से भी तो एक इधर जाओगे। अगर आप इक्वेटर को 0 डिग्री को काउंट नहीं करोगे तो 1 से लेके 1 तक के बीच में 2 डिग्री का डिफरेंस आ जाएगा। ऐसे समझो, ये 0 1 और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये साउदर्न हेमिस्फीयर। अगर आपने भूमध्य रेखा को काउंट नहीं किया तो यहाँ पे डिग्री डिफरेंस कितना आ गया? यहाँ से लेके यहाँ तक का 2 आ जाएगा ना। जबकि हमें क्या करना है? हमें तो 1 डिग्री डिफरेंस रखना है। अगर हमें 1 डिग्री डिफरेंस रखना है तो इक्वेटर को भी हम एज 1 डिग्री काउंट करेंगे, तो क्या हो जाएगा? 1 डिग्री। टोटल मिला के 181 लैटिट्यूड लाइंस हो जाएंगी। तो टोटल टोटल लैटिट्यूड लाइंस कितनी हो गई? 181। और ये क्वेश्चन बहुत आता है, ध्यान रखना। सबको पता है 0 से 90 ऊपर, 0 से 90 नीचे, 180 हो गई, 180 हो गई, लेकिन इक्वेटर को कौन गिनेगा? इक्वेटर को गिनना पड़ेगा। तो लाइनें कितनी हो जाएंगी? लाइनें हो जाएंगी 181। ठीक है, और देखो पूरे अर्थ पर लैटिट्यूड लाइंस पैरेलल हैं और सर्किल में हैं, सर्किल में। ठीक है, देखो ग्लोब में ये जो लाइंस है ना, ये लैटिट्यूड लाइंस पूरे सर्किल पर पैरेलल हैं और गोल हैं, जबकि लॉन्गिट्यूड लाइंस स्ट्रेट हैं, पैरेलल नहीं है, पैरेलल नहीं है। दूसरी ये गोल भी नहीं है। गोल और पैरेलल केवल और केवल लैटिट्यूड लाइंस है। ठीक है, तो देख लो ऑल लैटिट्यूड लाइंस आर पैरेलल एंड इक्वल। देखो जितना डिग्री डिफरेंस यहाँ है ना, सब मैं देखो बना ही देता हूँ। मान लिया हर एक डिग्री पे एक एक लाइन है, ये 2 डिग्री, ऐसे करते करते 3 डिग्री, इस तरीके से हमें क्या मिलेंगी? 90 लाइंस, यानी हर डिग्री पे एक लाइन है, तो 90 डिग्री ये हो गया और 90 डिग्री ऊपर हो गया। देखो और कुछ अक्षांश रेखाओं की विशेषताएं देख लेते हैं। टोटल कितनी है? 180 है। सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है।
कि कौन सी रेखाएं समानांतर हैं, कौन सी एक जगह मिल जाती हैं। तो जो लॉन्गिट्यूड लाइंस हैं वो पोल पर जाके सारी की सारी मिल जाएंगी, लेकिन इनमें ये हमेशा एक दूसरे के पैरेलल रहने वाली है। देखो सारी की सारी पैरेलल है ना, इसी तरीके से ऊपर भी पैरेलल है, तो ऑल लैटिट्यूड लाइंस आर पैरेलल। फिर देखो 1 डिग्री चलने में अर्थ पे कितना किलोमीटर का डिफरेंस गैप है, 111.34, यानी कि हर एक अक्षांश की दूरी की दूरी 111.13 किलोमीटर है पृथ्वी पर। तो ये कुछ अक्षांश रेखाओं की क्या हैं, विशेषताएं हैं। उम्मीद है अक्षांश रेखाएं समझ में आएंगी, इंपॉर्टेंट अक्षांश रेखाएं कौन सी हैं और अक्षांश रेखाओं की विशेषताएं क्या क्या हैं समझ में आई होगी। इसके अलावा अक्षांश रेखाओं का प्रयोग क्यों किया जाता है, अक्षांश रेखाओं का महत्व क्यों है। देखो अक्षांश रेखाओं को बेसिकली हम पृथ्वी की जलवायु के रेफरेंस में, पृथ्वी पे माहौल किस तरीके का है, टेम्परेचर किस तरीके का है, इस रेफरेंस के लिए यूज़ करते हैं। जबकि लॉन्गिट्यूड लाइंस को, देशांतर रेखाओं को हम पृथ्वी पे समय और दूरी निकालने के लिए प्रयोग करते हैं। तारीख कितनी है, टाइम कितना, उसके लिए देशांतर रेखाएं, जलवायु कैसी है, मौसम कैसा है, इसके लिए अक्षांश रेखाओं का प्रयोग करते हैं। तो वो भी बना देता हूँ, देखो आगे। देखो एक और चीज़ देख लेते हैं कि अक्षांश रेखाओं का महत्व क्यों है। अक्षांश रेखाओं का महत्व ऊष्मा क्षेत्रों को समझने के लिए है अर्थ पर। बेसिकली इससे ये देखते हैं कि जलवायु कैसी होगी, मौसम कैसा होगा, उसके लिए महत्व है लैटिट्यूड लाइंस का। तो देखो इसी में देख लेते हैं हम 0 से 23.5 नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड 0 to 23.5 साउदर्न हेमिस्फीयर जोन नोन एज टॉरिड जोन, अत्यधिक ऊष्मा वाला क्षेत्र। क्योंकि इस यहाँ से यहाँ तक, यानी कर्क से मकर तक, ये जो क्षेत्र है इसी के बीच में सन मूवमेंट करता है। देखो कैसे मूवमेंट करता है, 21 मार्च और 22 और कुछ जगहों पे 23 भी मिलता है। 23 सितंबर को सन की पोजीशन कहाँ होती है, इन दोनों लाइनों पे होती है, यानी इक्वेटर पे होती है। 21 मार्च के बाद सन कहाँ चला जाता है, यहाँ चला जाता है, यानी सन की पोजीशन कहाँ है। 21 जून को सन साइन ओवरहेड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उसके बाद जब नीचे आना शुरू करेगा तो फिर से 23 को कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। 23 के बाद सन वापस जाएगा तो 22 दिसंबर को कहाँ पहुँच गया, 22 दिसंबर को सन पहुँच गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यानी सन का मूवमेंट कहाँ से कहाँ तक रहा, सन का मूवमेंट यहीं से यहाँ तक ही चलेगा। यानी कि 23.5 नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टू 23.5 साउदर्न हेमिस्फीयर जो नोन एज अत्यधिक ऊष्मा वाला क्षेत्र। तो इसे हम क्या कह देंगे, अत्यधिक ऊष्मा क्षेत्र। इसी को क्या कहा गया है, टॉरिड कहा गया है। तो ये भी हमें किससे पता चला, लैटिट्यूड लाइन से पता चल रहा है कि कहां से कहां तक है। ठीक, इसके बाद हम क्या देखते हैं, 23.5 नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टू 66.5 नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, 23.5 नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टू 66.5 नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जोन नोन एज टेम्परेट। टेम्परेट क्या होता है, टेम्परेट होता है उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। उपोष्ण यानी इसके मुकाबले में इस क्षेत्र में सन की गर्मी कम रहने वाली है, और इसको क्या बोलेंगे, इस जोन को बोलेंगे उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अच्छा, उपोष्ण के बाद
उपोषण कितना हो गया 23.5 नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टू 26.5 नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और दूसरा क्या रहेगा 23.5 साउदर्न हेमिस्फीयर टू 66.5 साउदर्न हेमिस्फीयर। ये भी क्षेत्र कैसा हो जाएगा, उपोष्ण कटिबंधीय। तो ये हमें किससे पता चल रहा है, ये पता चल रहा है हमें अक्षांश रेखाओं से। इसके बाद फ्रिंज, शीत शीतोष्ण शीतोष्ण क्षेत्र, यही है शीतोष्ण क्षेत्र। शीतोष्ण क्षेत्र वो है जो हमेशा बहुत सर्दी रहेगी या बर्फ जमा रहेगी। तो फिर जोन कौन सा हो गया, यानी 66 से 90 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड 66 से 90 डिग्री साउदर्न हेमिस्फीयर शीतोष्ण क्षेत्र हो जाएगा। और ये सारी की सारी चीज़ें हमें किससे पता चल रही हैं, लैटिट्यूड लाइन से पता चल रही हैं। इसलिए लैटिट्यूड लाइंस इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ये एरिया भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम वन करेंगे ना या वर्षा करेंगे तो उसमें इनको समझना बहुत वैल्यूएबल हो जाता है। तो अभी से आप ध्यान रखोगे, अत्यधिक ऊष्मा वाला क्षेत्र कर्क से मकर तक, फिर शीतोष्ण उपोष्ण कैसा हो जाएगा 23.5 से 66, 23.5 से 66, फिर शीतोष्ण 66.5 से 90 डिग्री उत्तरी, 66.5 से 90 डिग्री दक्षिणी। इस तरीके से अक्षांश रेखाओं को हम समझ सकते हैं। उम्मीद है अक्षांश रेखाओं में थोड़ी सी ज्ञान की वृद्धि हुई होगी। ठीक है, अक्षांश रेखाओं से यूपीएससी वाला एक प्रश्न, और जो आता ही आता है, और आप सबको क्या करना है अगर यूपीएससी में इक्वेटर से अक्षांश रेखाओं से कोई क्वेश्चन होगा तो वो इस बोर्ड से होगा, ये ध्यान रखना। डीएसएस भी दे दो, ज्योग्राफी है, इस बोर्ड से एक क्वेश्चन आएगा, ये फाइनल है, ध्यान रखना। सीधे नहीं पूछेगा अक्षांश क्या होता है, वो इस तरीके कुछ क्वेश्चन पूछता है जिसमें आपका थोड़ा सा दिमाग लगे। कैसे, भूमध्य रेखा पे पड़ने वाले दुनिया के कौन कौन से देश हैं, मकर रेखा पे पड़ने वाले दुनिया के कौन कौन से देश हैं, कर्क रेखा पे पड़ने वाले कौन कौन से देश हैं। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से याद करना। देखो, और पहली चीज कि अगर घर में मैप लगा रखा है तो ही ये क्वेश्चन याद होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखो, भूमध्य रेखा पे सबसे पहले तो कॉन्टिनेंट में डिवाइड करो। कौन कौन से कॉन्टिनेंट है, अमेरिकी कॉन्टिनेंट, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट एंड एशियन कॉन्टिनेंट। पहली बात, भूमध्य रेखा को लर्न करना है तो तीनों कॉन्टिनेंट के देश देखने हैं। अमेरिका कॉन्टिनेंट में इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, खत्म। भूमध्य रेखा पे 3 देश पड़ते हैं। अफ्रीका में भूमध्य रेखा पे कई सारे देश पड़ते हैं, गैबन, कांगो, रिपब्लिक ऑफ कांगो, युगांडा, केनिया और सोमालिया, 6 देश इसमें पड़ते हैं। ठीक है। एशिया में भूमध्य रेखा पर एक ही देश है, इंडोनेशिया, तो लर्न इजीली हो जाता है। आपसे पूछ ले भूमध्य रेखा पे एशिया में कौन सा देश है, तो एक ही है। ठीक है। अब आ जाओ कर्क रेखा। कर्क रेखा पर अमेरिका में कौन कौन से देश पड़ते हैं, मैक्सिको एंड क्यूबा, मैक्सिको एंड क्यूबा। अफ्रीका में फिर काफ़ी सारे देश पड़ेंगे। देखो, वेस्टर्न सहारा, मॉरिशानिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट एंड सऊदी अरेबिया एंड ओमान। अफ्रीका के देश कह लेने हैं, पूछे जाते हैं। एशिया में कर्क रेखा पे भारत को कर्क रेखा 2 भागों में विभाजित करती है, पता ही होगा। उसके बाद भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, ताइवान, इनसे होके कौन सी रेखा गुजर रही है, इनसे होके गुजर रही है कर्क रेखा। इसके बाद जो मकर रेखा, मकर रेखा में अमेरिका पे क्या पड़ता है, अफ्रीका पे क्या पड़ता है और एशिया पे क्या पड़ता है। अमेरिका में पड़ता है चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ब्राज़ील। अफ्रीका में क्या पड़ेगा, नमीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर। एशिया में क्या पड़ेगा, एकमात्र ऑस्ट्रेलिया। ध्यान रखना, जैसे कर्क रेखा भारत को 2 भागों में विभाजित करती है, ऐसे ही मकर रेखा एशिया को 2 भागों, एशिया नहीं ऑस्ट्रेलिया को 2 भागों में विभाजित करती है। इस तरीके से आज जो हमने अभी टॉपिक्स थोड़ी देर पहले शुरू किया था, अक्षांश रेखाएं, इस सब इंफॉर्मेशन के साथ क्या होता है, कंप्लीट होता है। यूपीएससी में जाओगे, पीसीएस में जाओगे, ये नहीं करोगे तो ज्योग्राफी कंप्लीट नहीं होगी, ये क्वेश्चन करना ही करना है। ठीक है।